अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पार्टनरशिप फॉर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाई थी और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस के जरिए कंप्यूटेशन करना सिखाई थी। उसमें हमने सीखा था कि हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज फॉर्मेशन की कैसे बनानी है, पार्टनर्स का कैपिटल टोटल में से कैसे निकालना है, एक पार्टनर के कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालना है। आज भी हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस क्वेश्चन में बेसिकली होगा क्या कि इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि दो बंदे या तीन या चार मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली मर्जर की कंडीशन को देखेंगे, यानी कि एक पार्टनर का जो अभी पार्टनरशिप में आएगा, एक सोल ट्रेडर, उसका भी बिजनेस चल रहा था और दूसरे का भी बिजनेस चल रहा था। जब वो दोनों आपस में बिजनेस को मर्ज करेंगे, पार्टनरशिप में आएंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी और उनके दरमियान जो चीजें एसेट है, कोई लायबिलिटी है, उसके ऊपर जो एग्रीमेंट होगा तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसके हवाले से हम चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है सेकंड ईयर कॉमर्स का, ये जावेद एंड जुनैद, दो बंदों का नाम दिया हुआ है। अ सोल ट्रेडर वर कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस था, दोनों का इक्वल बिजनेस था। मार्केट के अंदर इनका कंपटीशन चल रहा था कि भाई मेरा माल खरीदो, मेरा माल खरीदो। On March 1st, 1997 को क्या हुआ? They decided to form a partnership। उन्होंने कहा कि हम पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं अंडर द नेम ऑफ JJ कॉर्पोरेशन। इस कॉर्पोरेशन से यानी कि जावेद एंड जुनैद नाम की कॉर्पोरेशन से हम अपना बिजनेस पार्टनरशिप मर्ज कर लेते हैं। ऑन दैट डेट उस डेट को क्या हुआ, यानी कि मार्च 1st को देयर बैलेंस शीट आइटम आर एज फॉलोज। दोनों के यानी कि जावेद और जुनैद दोनों की बैलेंस शीट के आइटम दिए गए हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, ऑफिस फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का दोनों का गिवन है, यानी कि आपके पास एसेट है तो उसका डेप्रिसिएशन भी है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो बाद में देखेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट से जो कि रिसीवेबल पर होता है दोनों का है। अकाउंट पेबल यानी कि लायबिलिटी भी दोनों का है। अब द फॉलोइंग वैल्यूएशन वर एग्रीड अपॉन। जब बिजनेस मर्ज करने लगे उन्होंने कहा कि कुछ चीजों के ऊपर हम वैल्यू एग्रीड कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जावेद अकाउंट रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹30,000। जावेद का जो अकाउंट रिसीवेबल है, जो उसकी कलेक्शन है, वो कितने रुपीस पे रियलाइज हुई? 30,000 पे रियलाइज हुई। उसका एक्चुअल में था कितना? 35,000 था। अब जब पार्टनरशिप बिजनेस में आए तो कितने का लाएगा? 30 का। तो इसका मतलब हमने ये वाली अमाउंट नहीं लेनी। जब ये अमाउंट नहीं लेनी तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ का बैड डेट्स भी हमने नहीं लेना, क्योंकि ये बैड डेट्स किस वक्त का था? जब वो सोल ट्रेडर था, तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एंड इस ऑफिस फर्नीचर वाज वैल्यूड एट ₹40,000। उसका फर्नीचर कितनी वैल्यू पर आप रियलाइज करोगे या पार्टनरशिप में लाओगे? 40,000 का लाओगे। तो पहले ऑफिस फर्नीचर कितने का था? उसका ऑफिस फर्नीचर था 52,500 का, तो मतलब इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो जब ये वैल्यू नहीं आएगी तो इसका डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, वो न्यू वाली वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 वैल्यूज नहीं आएंगी। कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी और अकाउंट पेबल अपनी वैल्यू पर आएंगे। दो चीजों की वैल्यू हमने नहीं ली, यानी कि रियलाइज होगी, तो उसकी वजह से उनसे रिलेटेड अकाउंट्स को भी हमने नहीं लेना। इसी तरीके से जुनैद का अकाउंट रिसीवेबल एस्टीमेट हो गया 38,000 का, था कितना? 42,000 का। तो इसका मतलब ये 42,000 हमने नहीं लेना, तो फिर उसका बैड डेट्स भी हमने नहीं लेना। इसी तरीके से एंड हिज ऑफिस फर्नीचर वाज वैल्यूड एट ₹9,000। उसका ऑफिस फर्नीचर कितने का लाएगा वो? 9,000 का। कितनी वैल्यू थी उसके ऑफिस फर्नीचर की? 42,000। तो वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब साथ में उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं आएगा। यानी कि जो ट्रीटमेंट जावेद की हुई वही किसकी हो गई? जुनैद की होगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जगह नहीं है, मांगा हुआ था क्या कि आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है पार्टनरशिप फॉर्मेशन की और बैलेंस शीट बनानी है। अब एक चीज का मसला समझे, यहाँ पर उसने ये बात नहीं बोली कि आपके पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इक्वल आना चाहिए, या अगर जावेद का ज्यादा है
और जुनैद का काम है तो जुनैद कैश में लाएगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बोली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कैपिटल आ रहा है आपने उतना ही लिखना है। तो सबसे पहले हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो किसकी करेंगे, वो जावेद की करेंगे। जेजे कॉर्पोरेशन जर्नल या जर्नल एंट्रीज लिख लें। ये क्या बिजनेस में लेकर आ रहा है, कैश ला रहा है, कैश बढ़ता है, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो कैश हो गया डेबिट 5 रुपीज 7000। कैश के बाद क्या आता, अकाउंट रिसीवेबल, इतना नहीं आएगा बल्कि कितना आएगा 30,000 का आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लें अकाउंट्स रिसीवेबल 30,000। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो 28,000, एसेट है बढ़ता तो डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 28,000 की आपकी डेबिट हो गई। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर की ये वैल्यू नहीं आएगी, कितने पे एग्रीड हुआ 40,000 का, तो ये वाली वैल्यू आएगी ऑफिस फर्नीचर 40,000 रुपीस का। उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका, अलाउंस फॉर बैड डेट्स खत्म हो चुका, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है 24,000 की, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है तो वो आएगी क्रेडिट पर, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट बाय ₹24,000। और कोई चीज नहीं है तो आपने क्या करना है, जावेद का कैपिटल निकालना है, जावेद कैपिटल कंप्यूट करके हम इसका कैपिटल निकालेंगे। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट या कैपिटल ऑफ जावेद। तो ये आपकी नरेशन बन जाएगी। इसको आप टोटल कर लें, जब आप इसको टोटल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ आप टोटल करें 7,000 प्लस 30,000 प्लस 28,000 प्लस 40,000 और माइनस कर देंगे आप 24,000, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो इसका कैपिटल आ जाएगा 81,000 रुपीस का। तो इसकी कंप्यूटेशन हमने कर ली। सेकंड आपके पास कौन है, जुनैद है। जुनैद क्या ला रहा है, जुनैद ला रहा है कैश, कैश कितना ला रहा है 10,500। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल इतना नहीं आएगा, उसका बैड डेट्स भी नहीं आएगा, कितने पे रियलाइज हुआ 38,000 का, तो अकाउंट्स रिसीवेबल उसका कितना आएगा 38,000 का आएगा 38,000। उसके बाद उसकी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो आएगा एसेट पड़ता है डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट हो जाएगा और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई तो बुक वैल्यू 17,500 की रहेगी। उसके बाद आपका ऑफिस फर्नीचर था 42,000, ना उसकी पुरानी वैल्यू ना 14,000 उसका डेप्रिसिएशन, बल्कि न्यू वैल्यू क्या 9,000 आएगी। ऑफिस फर्नीचर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, फिक्स एसेट है, ऑफिस फर्नीचर हो गया डेबिट बाय ₹9,000। उसके बाद बैड डेट्स आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिसीवेबल है रियलाइज हो गया वो वैल्यू नहीं लेनी, अकाउंट्स पेबल है तो अकाउंट्स पेबल आएगा, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, कितनी वैल्यू 27,000 वैल्यू और कुछ नहीं है। तो जुनैद का कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी जुनैद कैपिटल, और यहाँ पर नरेशन आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड द कैपिटल ऑफ जुनैद। तो यहाँ पर आप अब कंप्यूटेशन कर लें, 10,500 प्लस 38,000 प्लस 17,500 प्लस 9,000 75,000 हो गया, माइनस आपने किया 27,000, तो आपका कैपिटल आ गया जुनैद का 48,000। तो यहाँ पर मैं
आपने बात मेंशन की थी, दोबारा कर रहा हूँ कि इसका कैपिटल 81 है, इसका 48 है। उसने क्वेश्चन में हमें बिल्कुल ये नहीं बोला कि दोनों का कैपिटल इक्वल होना चाहिए। अगर बोलता तो फिर हम कैपिटल इक्वल करते। वो हमें ये बात बोल देता कि जावेद जो है, जावेद का कैपिटल 81 है, ज्यादा है, उसके बराबर जुनैद का होना चाहिए। या वो ये बोल देता जावेद का कैपिटल जुनैद के बराबर होना चाहिए, या फिर वो ये बोल देता कि दोनों का कैपिटल इक्वल होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन के अंदर ऐसी भी कंडीशन है कि वो बोलता कि जावेद का कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, इसका कैपिटल 1,20,000 होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन के अंदर ट्रीटमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा सा है। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, आपने एंट्रीज आसानी से बना ली है। इसके बाद जो सेकंड इसका रिक्वायर्ड है, उसके अंदर उसने आपसे मांगी है बैलेंस शीट। जब आपके पास जनरल एंट्रीज बनी हुई है तो बैलेंस शीट बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट का पैटर्न आपको पता है, बहुत आसान है। आप बैलेंस शीट बना लें जेजे कॉर्पोरेशन की। तो जेजे कॉर्पोरेशन की जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऊपर लिख दें जेजे कॉर्पोरेशन बैलेंस शीट लिख लें, इनिशियल बैलेंस शीट लिख लें, बात एक ही है। तो बैलेंस शीट आपने बनानी है। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो इस साइड पर आपके एसेट्स होते हैं, यहां आपकी लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज होते हैं। लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। तो यहां पर सबसे पहले आप करंट एसेट्स को रिकॉर्ड कर लें, उसकी हेडिंग भी डाल लें करंट एसेट्स। करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले कैश है, दोनों का कैश। देन आपके पास करंट एसेट में दोनों का अकाउंट्स रिसीवेबल है। देन आपके पास दोनों की मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है। और कोई करंट एसेट नहीं है इनका। उसके बाद आपके पास इनके फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट भी एक ही है, जो कि कौन सा है, ऑफिस फर्नीचर। दोनों का है, एड अप कर लेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं है, माइनस कुछ भी नहीं करवाना। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरी साइड पर आप पहले करंट लायबिलिटीज लिख लें। करंट लायबिलिटीज फिक्स तो है नहीं, तो उसकी हेडिंग डाल के छोड़ दें या ना लिखें तो मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि अकाउंट्स पेबल है, वो भी दोनों का। और दूसरी चीज क्या है, पार्टनर्स इक्विटी, यानी कि दोनों का कैपिटल। जावेद कैपिटल और जुनैद कैपिटल, इन दोनों का आप कैपिटल लिख लें। अमाउंट सारी लिख लें, आप एक साथ करके लिख लें, अलग अलग लिख लें। कैश 7,000 प्लस उसका कैश 10,500, 10 और 7 17,500 आपके पास टोटल कैश हो गया। अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल एक का 30,000, एक का 38,000, 30 30 60 और 8 68,000। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 28,000 एक की।
और एक की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास है 17,500। फर्नीचर आप रिकॉर्ड कर लें, फर्नीचर आपके पास एक है 40,000 और एक है आपके पास 9,000, तो ये आपके पास हो गया 49,000। 28 प्लस 17.5 आप कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 45,500, यानी कि आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू 45,500। नीचे आप लिख लें टोटल असेट्स, देखते हैं कि उसकी कितनी वैल्यू आती है। दूसरी साइड पर आप वैल्यूज लिख लें। अकाउंट्स पेबल आपके पास एक 24,000 था, एक 27,000 था, तो जब आपने इसको टोटल किया 24 प्लस 27 इज इक्वल टू 51। दोनों का जो कैपिटल था 81 और 48 कैपिटल हो गया। अब आप यहाँ पे लिख लें टोटल लायबिलिटीज इक्विटीज, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज का भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर 51 प्लस 81 प्लस 48, इक्विटीज साइड आपकी टोटल आ रही है 1,80,000। और अगर आप ये वाली साइड करें 17.5 प्लस 68 प्लस 45.5 प्लस 49, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,80,000। तो एसेट और लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज इक्वल हो चुके हैं, बैलेंस आपका आ चुका है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में बात समझ आई होगी। क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराए नहीं, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली आप पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद रिक्वायर्ड देखें कि वो रिक्वायर्ड में आपसे पूछ क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो समझेंगे सॉल्यूशन आपके पास हो गया एक तरीके से, बस अब आपने उसको लिखना है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई करेंगे बगैर देखे और इस जैसे क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं।